गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चूजो, कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंटर कर लो फटाफट से क्लास में और फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले बच्चों को लिंक दे देती हूँ। तुम्हारी डीपीपी बनवा दी है मैंने। आज की क्लास की भी बनवा दी है, कल की क्लास की भी बनवा दी है। आज के पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड हो, कितने प्यारे बच्चे। चलो। ओके। रेडी फॉर टुडेज क्लास? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बस थैंक यू बट याद दिलाने के लिए दैट आई शुड नॉट टेक दिस लाइटली, और मैं आराम से ही बात करूंगी। अभी मम्मी है नहीं, मम्मी नाना के घर गई हुई है क्योंकि नानू की तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो जो मेरी मेडिकल टीम है, इकलौती मेडिकल टीम, अब वो गई हुई है तो उनकी चाय का प्याला नहीं मिल रहा है ना, अदरक इलायची वाला, जो गले को थोड़ा सा हील करे। तो थोड़ा सा धीरे से बोलती हूँ, तुम लोग तो समझ ही पाओगे है ना। मम्मी अपनी पर्सनल मेडिकल टीम, ओनली मेडिकल टीम होती है। चलो। ओके बच्चों, तो देखो कल की क्लास में ना हम लोगों ने ऐसे जॉइंट टॉपिक्स कवर किए। हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉस किया, वर्क एनर्जी थ्योरम किया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किए, और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। अब बच्चा जी, आज की क्लास में हम क्या करेंगे ना, एक और क्वेश्चन टाइप है जो मैंने अभी तक करवाया नहीं है सिंस कल की क्लास हमारी खत्म हो गई थी 90 मिनट्स की। तो वो अब हम लोग आज करेंगे सबसे पहले। फिर मैं तुम लोगों को स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी, और अगर फिर टाइम रह गया फिर बाद में मैं तुम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर भी लेके चलूंगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोनों क्वेश्चन टाइप्स हैं। दोनों क्वेश्चन टाइप्स हैं। बस स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में कुछ डेरिवेशंस आते हैं, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं बड़े बेसिक बेसिक से। उनकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगाने के लिए। सो लेट मी share the group link and then I am going to begin with the class. ठीक है। अगेन ये ग्रुप से वही बच्चे ज्वाइन करें जो अभी तक मेरे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन हो तो इस ग्रुप लिंक को सेव कर लो, क्लास के बाद ज्वाइन करने का ट्राई कर लेना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से 2024 2025 में आया था भयंकर। एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दो। ठीक है, कितना भयंकर था तुम्हें भी पता लग जाएगा। अच्छा, वेदांत का बर्थडे है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वेदांत। खुश रहो, बहुत ही ज्यादा मंगल टाइम में तुम्हारा बर्थडे आया है। सो डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड एंड आर गोइंग टू डू गुड इन योर लाइफ, है ना। फ्रिक्शन आज की क्लास में अभी तो नहीं करेंगे, जब करेंगे मैं आपको बता दूंगी, और जल्दी से जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं फिर बच्चा जी। हम लोग हमारे आज के सेशन को, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। एक बार प्लीज कंफर्म कर दो कि स्क्रीन तुम्हें क्लियरली विजिबल है। स्क्रीन विजिबल? विजिबल थी स्क्रीन? रुको यार, अभी मम्मी नहीं है ना, मम्मी पानी का ग्लास यहाँ पर रख देती है। एक बार मैं पानी ले आऊं। ये लो, जस्ट वेट। हाँ जी, तो वर्क एनर्जी पावर के ऊपर ये हमारी बच्चों तीसरी क्लास। अब सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। 3 अगस्त टेस्ट का सिलेबस तुम्हारे पास हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन पक्का होगा। वर्क एनर्जी पावर होगा कि नहीं एक बार मैं टीम से कंफर्म करके बता देती हूँ। बाकी लॉज ऑफ मोशन पक्का आने वाला है, और उससे पहले डू नॉट वरी, इस वीक के अंदर ही मैं फ्रिक्शन कंप्लीट करवा दूंगी। ये ना सोचना कि ना जाने दी कभी करवाएंगे, है ना। हाँ यार, मम्मी की तो बहुत ज्यादा याद आती है भाई। मेजर टेस्ट है तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, लॉज ऑफ मोशन पक्का आएगा। अभी मैं सिलेबस कंफर्म थोड़ी कर रही हूँ, मैंने आपको बस बताया लॉज ऑफ मोशन डेफिनेटली आएगा। सिलेबस कंफर्म करती हूँ मैं कल के सेशन में। ठीक है, ओके।
तो ये बालकों हमारी तीसरी क्लास, ये चैप्टर कितना प्यारा सा, तुम देखो कितने इजीली हम लोग तीसरी क्लास में ही काफी आगे आ गए हैं। मैं खुद ही सरप्राइज हूँ हाउ वी आर एबल टू कंप्लीट 60% ऑफ द चैप्टर में भी, चैप्टर भी छोटा है इसीलिए। तो वर्क एनर्जी पावर में आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है बच्चों, ये है 2 चैप्टर्स में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है, एक वर्क एनर्जी पावर में भी है। तो कुछ पोर्शन यहाँ पर होगा, कुछ पोर्शन वहाँ होगा। कुछ जो पोर्शन यहाँ पर होगा वो ज़्यादा एनर्जीज वगैरह से एसोसिएटेड होगा। फिर स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में नए टॉपिक्स भी, नए एप्लीकेशंस भी ऐड हो जाते हैं एसएचएम में, वो एसएचएम में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और फिर अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग जाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। ठीक है जी। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो बच्चों मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि हम लोगों ने लास्ट की क्लास में क्या किया था। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट की क्लास में ये करवाया था कि भाई 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो कभी भी अगर बॉडी के ऊपर लग जाए बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी नहीं छेड़ते। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे लग जाए तो मैकेनिकल एनर्जी छेड़ देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मैकेनिक्स में नॉन मैकेनिकल के ऊपर क्यों जाएंगे, है ना। वैसे ही टाइप्स ऑफ एनर्जीज मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक है मैकेनिकल, जिसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और जितने भी तरीके की एनर्जीज है वो है नॉन मैकेनिकल। फिर मैंने तुम्हें बताया कि टोटल एनर्जी को किसी का बाप नहीं छेड़ सकता, किसी की माँ नहीं छेड़ सकती, किसी की बहन नहीं छेड़ सकती। तो किसी भी तरीके का फोर्स लग जाए किसी भी बॉडी के ऊपर, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। और मैंने तुम्हें ये बताया, और अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी के ऊपर लग जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी उतने से ही कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उतने से ही बढ़ जाएगी। और लास्ट में मैंने तुम लोगों को एक बॉडी के ऊपर अगर काम हो तो फिर बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसके बेसिस पे मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इतना बोलता है कि अगर बॉडी के ऊपर कुछ काम हुआ है उतने से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अगर बॉडी के ऊपर 20 जूल का काम हुआ है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से बढ़ गई। अगर बॉडी के ऊपर -12 जूल का काम हुआ है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 15 जूल से अगर काम हुआ है, -15 जूल से, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 15 जूल से डिक्रीज कर जाएगी। अब इन्हीं के एप्लीकेशन तुम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले कुछ एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है मोशन अंडर द ग्रेविटी का, जो मैं कवर करवाना चाहूंगी, और फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस तरीके से मैं एक बॉल को प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस करवाती हूँ इसके ऊपर। तो अब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई बॉडी को मैंने यू की स्पीड के साथ फेंका, और कहीं पे भी काइनेमैटिक्स नहीं लगानी है। ठीक है, मैंने यू की स्पीड के साथ फेंका, और मान लो ये जो बॉडी है कैपिटल एच की मैक्सिमम हाइट अटेन करने में सक्षम है। ठीक है, तो अब मैंने तुमसे यहाँ पर ये पूछ लिया, दैट एट अ हाइट ऑफ h/3, क्वेश्चन का ध्यान देना बच्चों। मैंने तुमसे पूछ लिया दैट एट अ हाइट ऑफ h/3 v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बता दो। तो अब v की वैल्यू कौन सी टर्म्स में बता दो, ये इंपॉर्टेंट है अप्रोच के लिए। मान लो मैंने तुमसे पूछा कि भाई इन टर्म्स ऑफ u बता दो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h बता दो। चलो पहले मैंने तुमसे पूछा v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h बता दो। तो कैसे करोगे, बहुत आराम से यहाँ पर और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हो ना। तुम ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लो। अगर ग्राउंड के ऊपर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लूं, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन ले लूं और इसको मैं सेकंड पोजीशन ले लूं, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जब बॉडी फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे गई है, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के तहत, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी देख लो कितनी डिक्रीज हुई है। काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, वो आ गया ये, माइनस बाद में कितनी थी, वो आ गया ये।
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई है, तो बाद में कितनी हुई है, तो बाद में हो गई इतनी, पहले कितनी थी, इतनी। तो v की वैल्यू तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया m, तो कट गया, ये देखो m तो कट गया, तुम्हारे पास बच गया u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh/3। ये देखो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh/3। ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, u स्क्वायर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh/3। ये वो क्वेश्चन नहीं था जो मैं सोच रही थी, इसीलिए ये हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। बट मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखो, बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, बॉडीज मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट चेंज। तो अगर वो यहां से लेके यहां तक गई है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में जितना भी उसका काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया उतना ही इंक्रीज आ गया। अब डिक्रीज हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, एंड दिस शुड मेक सो मच सेंस टू ऑल ऑफ यू। डिक्रीज मतलब कितना कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है हो जाएगा पहले कितना था माइनस बाद में कितना है। इंक्रीज हो जाता है कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है इज इक्वल टू बाद में कितना हो गया माइनस पहले कितना था। अब मैं वो क्वेश्चन करवाती हूँ जो मेरे दिमाग में था। हाँ, तो मैंने तुम्हें बोला बॉडी को यू की स्पीड के साथ मैंने फेंका और ये कैपिटल एच की हाइट अटेन करने के सक्षम है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ एट अ पॉइंट द बॉडीज मैकेनिकल एनर्जी becomes 20% potential, ठीक है। तो अब तुमसे यहाँ पर दो बातें पूछी जा सकती है। मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि उस पॉइंट के ऊपर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालो, ठीक है, और मैं ये भी पूछ सकती हूँ उस पॉइंट के ऊपर बॉडी की हाइट निकालो। दो क्वेश्चन बना दिए मैंने, ये ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भयंकर क्वेश्चन नहीं है। भयंकर क्वेश्चन कल की क्लास में कर तो लिए, अब ये तो सिंपल मोशन अंडर द ग्रेविटी आ गया। तो मुझे बोला हुआ है कि एक पॉइंट के ऊपर बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी 20% पोटेंशियल बन जाती है, तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं ये सोचूंगी ना, लेकिन भाई जो वेलोसिटी है इट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर उस पॉइंट के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है 20% पोटेंशियल है, इसका मतलब 80% काइनेटिक है। तो मान लो बच्चों वो ये है पॉइंट, लेट अस अज्यूम वो ये है पॉइंट। अब मान लो अगर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी ई होगी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। बात अब ये है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी से डील कर रही हूँ। सेकेंड वाले पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी का 80% है। दिस इज 80% ऑफ ई। 80% ऑफ ई का मतलब क्या, 0.8 टाइम्स ऑफ ई। खत्म। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, हाफ mu स्क्वायर। तो अगर सेकेंड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0.8 टाइम्स ऑफ ई है, तो सेकेंड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी ये, जो मुझे v की वैल्यू निकालनी है। दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को मैंने u की टर्म्स में लिख दिया, और ये देखो तुम u की वैल्यू u की टर्म्स में निकाल पा रहे हो। तुम्हारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8, 0.8 इज 8/10 और 4/5, 4/5 u का स्क्वायर, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4/5 टाइम्स ऑफ u। समझो, एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी का रिपीटेशन। अब की बार मैंने सेम क्वेश्चन दिया और h बोला कि भाई एक पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी, मान लो ये है वो पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है 20% पोटेंशियल है। तो मान लो मैकेनिकल एनर्जी ई है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी ई है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी ई है। तो मैकेनिकल एनर्जी को मुझे अगर यू के टर्म्स में लिखना हो तो ये फॉर्मूला है। मैकेनिकल एनर्जी को अगर मुझे कैपिटल एच के टर्म्स में लिखना हो तो ये फॉर्मूला है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है 20% पोटेंशियल है, और मुझे एच निकालना है। और मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे यहाँ पर एच निकालना है। ये देखो ये वाली हाइट निकालनी है। तो अभी अगर मुझे एच निकालना है तो मैं पोटेंशियल से डील करूंगी। मैं बोल दूंगी कि भाई सेकेंड पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इट इज 20%
ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 20% ऑफ ई, खत्म। सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mg स्मॉल h आ गया, दिस इज 20% ऑफ ई, मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ mg कैपिटल H। और तो देखो स्मॉल h की वैल्यू आ गई 0.2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल H बाई 5। समझ रहे हो कि अगर मान लो तुम्हें स्मॉल h से डील करना है तो पोटेंशियल एनर्जी से डील करो। तो और हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। लेट अस अज्यूम, है ना, तुम्हारा एक डाउट जो तुम्हारे मन में जा रहा होगा उसको अभी क्लियर करती हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता और तुम्हें बोला जाता कि स्मॉल h की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ u, इन टर्म्स ऑफ u, तो तुम मैकेनिकल एनर्जी को u की टर्म्स में लिख दो। ये देखो मैकेनिकल एनर्जी को फिर आप u की टर्म्स में लिख दीजिए। तुम्हारे पास आ गया 5GH, तुम्हारे पास आ गया 10GH, एक मिनट, तुम्हारे पास आ गया 10GH इज इक्वल टू u का स्क्वायर, h की वैल्यू आ गई u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10g। देखो मास कट गया, तुम्हारे पास आ गया 10GH इज इक्वल टू u का स्क्वायर, तो h की वैल्यू तुम लोगों ने u की टर्म्स में निकाल ली। तो कैसे आंसर निकालना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें u निकालना है काइनेटिक एनर्जी से डील करोगे, h निकालना है पोटेंशियल एनर्जी से डील करोगे। आगे ये है कि तुम्हें आंसर किन टर्म्स में निकालना है। ठीक है, कि देखो ये चीज तो तय थी, h की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला स्टेप यहाँ पर भी है, ये वाला स्टेप यहाँ पर भी है। अब बात ये है, मान लो अगर मुझे स्मॉल h कैपिटल H की टर्म्स में निकालना है तो इस मैकेनिकल एनर्जी को कैपिटल H की टर्म्स में लिखिए। अगर आपको आंसर u की टर्म्स में निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी को u की टर्म्स में लिखिए। वन मोर क्वेश्चन देखना अभी। तो मैंने तुमसे पूछा कि एक पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी है ना, इट बिकम्स 40% पोटेंशियल, फाइंड h इन टर्म्स ऑफ u। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा कि भाई फाइंड h इन टर्म्स ऑफ u, तो सोचना सिखा रही हूँ। h निकालना है पोटेंशियल एनर्जी से ही डील करोगे, और तुम्हें बता दिया गया है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर 70% पोटेंशियल है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये है वो पॉइंट जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी mg स्मॉल h ही तो मुझे निकालना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी का 40% है। इसका मतलब दिस इज 0.4 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम देखो ना, मैकेनिकल एनर्जी को तुम लोग यहाँ पर हाफ यू एम स्क्वायर की टर्म्स में भी डील कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी से तुम लोग एम जी कैपिटल एच की टर्म्स में भी डील कर सकते हो। तो अब तुम देखो कि तुम लोगों को आंसर किन टर्म्स में चाहिए। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो आंसर किन टर्म्स में चाहिए उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ये हमारा अप्रोच है। अब बात ये है कि अगर मुझे आंसर u की टर्म्स में चाहिए तो मैं e को लिख दूंगी, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगी mu स्क्वायर की तरह। तो मेरे पास आ गया mgh इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ हाफ mu स्क्वायर। m से m चला गया, तुम्हारे पास बच गया gh डिवाइड 5gh इज इक्वल टू u का स्क्वायर, h की वैल्यू आ गई u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5g। देखो, ओ यार ये क्या कर रही हूं मैं, रुको रुको रुको, मैं वही देखो ऐसा आंसर पहली बार देखने को मिला है। वेट, वाह, दिस इज यू स्क्वायर बाय 5g। शायद से यही मैंने यहां पर भी किया हुआ है। यस, दिस इज यू स्क्वायर बाय 10g। अब ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि एक पॉइंट के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है इट बिकम्स 10% काइनेटिक। तो अब आप वहां पर u की वैल्यू निकालिए, वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H, अगर ये बॉडी मैक्सिमम हाइट कैपिटल H की अटेन करती है। अब सॉल्व करो ये।
हाँ जी, रिपीटिशन ही था अर्चना, चौथा क्वेश्चन था। अब एक और बार रिपीट ये करूंगी, जो पांचवा रिपीटिशन होगा इसके बाद रिपीट नहीं होगा। करूं? सब ठीक है, छोड़ दो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दो, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सारे सेम क्वेश्चंस हैं और ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा रिपीटेशन है, यहाँ से रिपीटेशन ले लो जिसको जो चाहिए। हाँ जी, तो नाउ सॉल्विंग। तो मुझे बोला हुआ है कि एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालो अगर उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का 10% है। तो मान लो ये है वो पॉइंट, ठीक है। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी का 10% है, मतलब दिस इज 0.1 टाइम्स द मैकेनिकल एनर्जी। डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब बात ये है कि मैं अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की सब्सटीट्यूशन अगर कैपिटल एच की टर्म्स में करूंगी, आंसर कैपिटल एच की टर्म्स में आएगा। यू की टर्म्स में करूंगी, आंसर यू की टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच मुझे बताना है, तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को एम जी कैपिटल एच की तरह लिख के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज 0.1 टाइम्स द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, m से m कट गया, तुम्हारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 GH। इसका मतलब क्या, GH डिवाइडेड बाय 5। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ GH बाय 5। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यू कैन डू ऑन योर ओन। और ये हो गया हमारा 5 बार सेम तरीके का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मोशन अंडर द ग्रेविटी से ही एसोसिएटेड है। ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि यहां से ना मैंने 2 kg की बॉडी को फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये राइज करती है 0.25 मीटर। इस ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है ना वो है 0.25 मीटर, ठीक है। अब तुम्हें मुझे बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो मे बी इस बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो मैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का mg, उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होगी 0.25 मीटर की। देख पा रहे हो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में दिक्कत नहीं होगा, तुम बोल दोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मीटर मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया -5 जाओ। तो ग्रेविटी ने कितना काम किया है, -5 जाउल का। इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम हुआ है, 5 जाउल का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क डन अंडर द ग्रेविटी काफी बार कर चुके। अब यहां पर मुझसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को छेड़ता है। देख लो तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी कितनी छिड़ गई। देखो यहाँ पर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। ये देखो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई 25 जाउल की। और फिर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो गया mg कैपिटल H। तो मास हो गया 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 0.25, तो ये वाली वैल्यू आ गई 5 जाउल। तो तुम खुद देख रहे हो कि यहाँ पर बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी 20 जाउल से कम हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी को छेड़ना ग्रेविटी के बस की बात नहीं है। अगर यहाँ पर तुम यहाँ पर खुद देख पा रहे होगे कि मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर रही है 20 जाउल से।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव काम किया है 20 जूल का। पॉजिटिव से बढ़ता है, पॉजिटिव काम से चीजें बढ़ती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी बढ़े या मैकेनिकल एनर्जी बढ़े। नेगेटिव काम से डिक्रीज होता है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी 20 जूल से कम हो रही है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव काम किया है 20 जूल का। समझ रहे हो ये? अब हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। कुछ 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन लॉज, ये सारे जो इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। अब हम एडवांस क्वेश्चंस में इसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। तो हमारा आई बिलीव थर्ड टॉपिक था वर्क एनर्जी टॉपिक्स। अब फोर्थ टॉपिक आ जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। नोट मेकिंग शुरू कीजिए। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अब आएगी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ध्यान देना, ठीक है? तो सबसे पहले तो ना हम लोग स्प्रिंग को ही समझेंगे, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक तो हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे। तो मान लो बच्चों मेरे पास इस तरीके से दो स्प्रिंग है, ठीक है? दो अलग अलग स्प्रिंग है। तो एक चीज तो तय है कि जरूरी नहीं है कि मुझे इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़े ताकि इसकी स्ट्रेचिंग हो जाए, और इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़े ताकि इसकी स्ट्रेचिंग हो जाए, वो सेम हो। हमें अच्छे से पता है कि कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो इजीली स्ट्रेचेबल या फिर कंप्रेसिबल होते हैं। कुछ स्प्रिंग होते हैं जो डिफिकल्ट टू स्ट्रेच या कंप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। वो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या है, लिखना एक बार। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक स्प्रिंग से पर्टिकुलर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स रिक्वायर्ड spring constant is the force required to stretch or compress the spring by 1 meter. To stretch or compress the spring by 1 meter. 1 मीटर से स्ट्रेच या 1 मीटर से कंप्रेस करने के लिए एक स्प्रिंग के ऊपर आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर के का फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर एफ का फोर्स लगाओगे, एफ इज गोइंग टू बी गिवन बाय के एक्स। ये प्रॉपर यूनिटरी मेथड है कि देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखूं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखूं, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल के फोर्स की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है और एफ की फोर्स की वजह से एक्स का डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अगर मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हो ना, इट इज के मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1। सो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है। लिखिए, कि लेटेस्ट से मेरे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग थी, मुझे दे दिया गया कि भाई 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आती है। तो अगर मान लो मैं 16 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी? तो ये वाली वैल्यू कितने आ जाएगी? 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। बाकी ये एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, की जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर बोथ ऑफ देम, एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आर इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है पॉजिटिव में है। कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक है? ध्यान देना, अगर मान लो ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, तो अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया है एक्सटर्नल, तो मान के चलना डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और अगर मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको कंप्रेस करने के लिए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी फिर उसी तरीके से होगी। अगर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है कंप्रेस करने के लिए, तो स्प्रिंग हमारी कंप्रेस ही होने वाली है।
लिखो। तो अगर मान लो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट की बात करूं, तो देखो k हो गया F डिवाइडेड बाय x। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो हो गया न्यूटन पर मीटर। और अगर मान लो मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसी इक्वेशन से निकल जाएंगे। डायमेंशंस के आगे फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फोर्स के डायमेंशंस mlt -2, डिस्टेंस के आगे मेरे पास l, तो इसके डायमेंशंस कितने आगे स्प्रिंग कांस्टेंट के mt -2। एक बार इतना लिखो। लिखिए एक बार। माइनस होता तो माइनस लिखा होता, कोई मतलब है यार, इतने ये डायग्राम बना के दिखा दिया, फिर भी ये क्वेश्चन है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आएगा? अब ना थोड़ा सा ऐसे सोचो कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स है जो हमें स्प्रिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि मैं उसकी 1 मीटर से स्ट्रेचिंग करवा दूं या 1 मीटर से उसको कंप्रेस करवा दूं, तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब स्प्रिंग स्टिफ है ना? कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, अगर मान लो के का मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए। इसका मतलब स्प्रिंग इज स्टिफ। मुश्किल है इसको मुश्किल है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, मुश्किल है इसको स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करना। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू छोटा है तो स्प्रिंग इज इजी टू स्ट्रेच और कंप्रेस। स्प्रिंग इज इजी टू स्ट्रेच और कंप्रेस। लिखिए प्लीज इसको। डन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को बताया स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। अब बताती हूँ स्प्रिंग फोर्स के बारे में। बी टॉपिक, स्प्रिंग फोर्स। पहले ना इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं फिर थोड़ा सा लिखते हैं। अब बेसिकली ना बच्चों, स्प्रिंग फोर्स जैसे एक स्ट्रिंग के अंदर STRING, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होती थी? एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती थी कि भाई जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं होना चाहती। तो अगर मान लो आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो 20 न्यूटन से, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है 20 न्यूटन का। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। वैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ये उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है मान लो, ठीक है? तो अगर मान लो मैं उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, तो जो स्प्रिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में डेवलप होगा सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होना चाहती। वैसे मान लो अगर ये स्प्रिंग है, मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन का, ताकि कंप्रेस हो जाए। स्प्रिंग नहीं कंप्रेस होना चाहती, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा सिमिलरली 2 न्यूटन का। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स इज अ रिस्टोरिंग कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स that develops in a spring, that
develops in a spring when an external force is applied on it. When an external force is applied on it to stretch or compress it, है ना, is applied on it. तो ये वाला सिनेरियो देखना, ठीक है। एक मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि इट विल ऑलवेज, इस स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है, रुको इसको ऐसे लिखवाती हूँ, स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट रहेगी। इसका मतलब हमेशा स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट रहेगी। जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पर फिगर बनाओगे, मैं फिगर जल्दी जल्दी से बना देती हूँ, तुम लोगों को फिर टाइम दूंगी, ठीक है। मान लो ये स्प्रिंग होता था, अब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और ये यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। दूसरा, मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग था, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये यहाँ तक पहुंच गया, तो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गई एक्स की। मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट आ गई एक्स की। एक बार ये बनाओ, देखो अब देखो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, राइट हैंड साइड पे लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा ना, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। ये भाई स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा चाहेगा कि जो स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहे। वैसे जब मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको कंप्रेस करने का, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा ताकि दोबारा से जो स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वापस आ जाए। तो तुम लोग देख पा रहे हो कैसे जो स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन की ऑपोजिट होती है। तो अब यहाँ पर दो और पॉइंट्स लिखूंगी, देखो क्या चमकेगा, ठीक है। पहला, अगर मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा रही हूँ कि भैया मैंने स्प्रिंग को छेड़ा ही नहीं, मैंने स्प्रिंग को छेड़ा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने स्प्रिंग को छेड़ा ही नहीं तो रिस्टोरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो स्प्रिंग फोर्स भी हो गया शून्य। जब एक्सटर्नल फोर्स शून्य तो स्प्रिंग फोर्स भी हो गया शून्य। और यहां से विवेक अब ये ध्यान देना, तो जैसे ये फॉर्मूला नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स
इज इक्वल टू के एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स आ गया नेगेटिव के एक्स। टेंशन से इतना सीख चुके हो तुम लोग, जब मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव प्रोड्यूस करती हूँ 40 न्यूटन का, तो उसके अंदर टेंशन आती है 40 न्यूटन की। तो स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, मैग्नीट्यूड के एक्स का ही है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर्स की फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर्स की फॉर्मेट में लिखना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मुझे डिनोट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ये डिनोट करना पड़ेगा कि भाई जो स्प्रिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वही चीज यहाँ पर नेगेटिव सिग्निफाई कर रही है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में था तो प्लस था। ये आ गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। गॉट इट? हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आती है, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स आता है। बस इसका एक फॉर्मूला है के एक्स, कितना डिस्प्लेस कर गई स्प्रिंग, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। अब ना तुम्हारे नोट्स में पीछे चलो एक बार, वर्क डन के ऊपर जाओ एक बार ना बच्चों, यहाँ पर ना इस तरीके से वर्क डन के ऊपर जाओ। यहाँ पर कोई और पॉइंट एफ पॉइंट तो नहीं लिखवाया था? नहीं। यहाँ पर ना एक एफ पॉइंट नोट करो कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर ना कहीं पे भी नोट कर लो, चाहे यहाँ पर इस तरीके से साइड में एक बक्सा बना के नोट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको एफ अप पॉइंट की तरह बना रही हूँ, ठीक है। बड़ा जेन्युइन सा है, तुम्हें समझ आएगा कि अगर मानो बच्चों तुम लोग वर्क डन निकाल रहे हो एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से, जैसे हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट काफी रहता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन काफी रहता है। अब मान लो अगर मैं वर्क डन निकाल रही हूं अगर एक वेरिएबल फोर्स की वजह से, तो मल्टीप्लीकेशन काफी नहीं होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बस ये नोट कर लो, इसका एक क्वेश्चन अभी करवाती हूँ। दिस इज सो जेन्युइन। चेंज इन वेलोसिटी निकालें अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से, तो सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें एक वेरिएबल एक्सेलरेशन की वजह से, तो वहां पर हमें टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन की जगह इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। वी हैव बीन थ्रू दिस सो मेनी टाइम्स। तुम देखो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर पे आ चुके हैं, सेम चीज हम लोगों ने देखी लॉज ऑफ मोशन में भी, सेम चीज हम लोगों ने देखी काइनेमैटिक्स में भी। अब सेम चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। सेम चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ कि वेरिएबल फोर्स की वजह से अगर कभी भी तुम लोगों को वर्क डन निकालना हो, तो तुम लोग इंटीग्रेशन करते हो। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग गया, बॉडी के ऊपर फोर्स लग गया 2x+3 का। अब मैंने तुमसे पूछ लिया बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है जब तक बॉडी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक जाती है। तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे कि भैया यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए फोर्स के साथ मैं सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2x+3 की इंटीग्रेशन x के साथ करनी थी। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2+3x। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया x² + 3x। तो सिंस मैं वो वर्क डन निकालना चाहती हूँ जो बॉडी के ऊपर लग रहा है 0 से 3 सेकेंड के बीच में, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 3 हो गई। अब ये तो मैथमेटिक्स है, तो ये मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 0। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 9 + 9, ये वाली वैल्यू कितने आ गई, 18 जूल। है ना। एक क्वेश्चन तुम भी कर लो, ये लो खुद से भी सॉल्व कर लो। मैंने बोला कि एक बॉडी के ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, एक बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है 2x+3x² का। जो मतलब बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन के ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है।
मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है जब वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक जाती है, बताओ। हाँ जी, 10 जाऊं, चलो देख लेते हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कंसेप्ट तो हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होने चाहिए, अभी तक तुम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से अगर मैं वर्क डन निकाल रही हूं तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। मुझे यहाँ पर 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। अब सिंस मैं वर्क डन निकालना चाहती हूँ जो बॉडी के ऊपर हुआ है, जब तक वो x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक गई है, तो लोअर लिमिट 1 की, अपर लिमिट 2 की। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये तुम्हारे पास आ गया 4 माइनस 1। ये तुम्हारे पास आ गया 4 2 8 माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 7। ये मेरे पास कितना आ गया, 10 जूल, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन से मैंने तुम लोगों को ये बताया है, ठीक है। तो अब ना मैंने तुम लोगों को क्यों बताया है, क्योंकि मैं तुम लोगों को अब एक डेरिवेशन करवाने वाली हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है ना, ये तो इंट्रोड्यूस हुआ है, स्प्रिंग से एसोसिएटेड चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, अब इन पे एप्लीकेशन है और सारे कंसेप्ट एप्लीकेशन के हम कर चुके हैं, तुम्हें अभी पता लगेगा। वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बोल रही हूं कि एक स्प्रिंग ऐसे थी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसको बढ़िया इस तरीके से x के डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच कर दिया। तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आई होगी ना, तुम समझो, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आई होगी, पहले वो इतना स्ट्रेच की होगी, ठीक है, फिर बच्चों वो इतना स्ट्रेच की होगी, फिर वो इतना स्ट्रेच की होगी, तब जाके वो फाइनली उसने x का डिस्प्लेसमेंट शो किया है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स बनाऊं, क्योंकि मुझे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स से मतलब है, तो अगर मान लो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये x1 का है, मान लो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है x2 का है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट अगर x3 का है, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, kx1। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, kx2। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, kx3। तो स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स नहीं आ गया, कि ये हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग स्प्रिंग को x इज इक्वल टू 0 से x के डिस्प्लेसमेंट तक लेके जा रहे हैं, वो मान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसके अंदर इसकी और तह तक जा रहे हैं कि 0 से लेके x के डिस्प्लेसमेंट तक वो डायरेक्टली थोड़ी जा रही है, 0 से 4 मीटर तक डायरेक्टली थोड़ी जाएगी, 0 से 0.5 जाएगी, फिर 1 जाएगी, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4। तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो स्प्रिंग फोर्स है क्या है, स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स मेरे पास एक वेरिएबल फोर्स है। तो मान लो मुझे यहाँ पर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निकालना हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, जो ये स्प्रिंग फोर्स है उसका इंटीग्रेशन कर दूंगी x के साथ। ये तो मुझे पता ही है नेगेटिव काम हो रहा है, देख लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, स्प्रिंग फोर्स मेरे पास आ गया नेगेटिव kx,
ये आ गया dx, माइनस के बाहर चला गया, यहां पर आ गया x डॉट dx, ये मेरे पास आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब मैं स्प्रिंग फोर्स के ऊपर वो काम निकालना चाहती हूँ जो स्प्रिंग फोर्स ने किया है जब तक बॉडी x इज इक्वल टू 0 से x तक जा रही है। तो लोअर लिमिट में 0 की रख दूंगी, अपर लिमिट में x की रख दूंगी। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर का। तो अगर बच्चों स्प्रिंग फोर्स, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ कि अगर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर का, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज है वो आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जैसे ग्राउंड के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते हैं, वैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको नहीं लेंगे। तो मुझे यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास कि भाई स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब उसने x का डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, उसका फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। सुनते जाओ जब तक टॉपिक ना खत्म हो। वन मोर फॉर्मूला कि स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। अगर अगर मान लो बॉडी 0 से x के डिस्प्लेसमेंट तक जा रही है तो स्प्रिंग फोर्स पूरी की पूरी जर्नी में अलग अलग मैग्नीट्यूड का लगा है। x1 के डिस्प्लेसमेंट पे kx1 का, x2 के डिस्प्लेसमेंट पे kx2 का, x3 के डिस्प्लेसमेंट पे kx3 का। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया, तो स्प्रिंग फोर्स का इंटीग्रेशन मुझे कर देना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो स्प्रिंग फोर्स आ गया नेगेटिव के एक्स, के तो कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। तो स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव काम कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर का, मतलब स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर का। मतलब स्प्रिंग से कनेक्टेड जो ब्लॉक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से डिक्रीज कर जाएगी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से इंक्रीज कर गई। तो जैसे हम ग्राउंड पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते, वैसे ही हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर 0 ले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला x के डिस्प्लेसमेंट पे आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन सीधा फॉर्मूला नहीं बताया, आपको प्रॉपर डिराइव करके बताया कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे आता है। अब तो हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, वहां पर बैठ के हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं निकालेंगे। So what is this? This is the potential energy stored in the spring. Stored in the spring when it is stretched by x meters. यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी हाफ के एक्स स्क्वायर से। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी हाफ के एक्स स्क्वायर से। सुनते जाना। डन। कंप्रेस हो गई तो भी एनर्जी की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेच की इसलिए स्ट्रेच्ड लिखवा दिया। मतलब अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है।
यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली तमन्ना, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टॉपिक खत्म। तो डी पॉइंट में अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ये तो पता ही है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है। थोड़ा सा और नोट मेकिंग को अच्छा कर देते हैं, थोड़ा सा एक और बार यहाँ पर साइड में डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटेशन का रिपीटेशन, मोर क्लैरिटी की मोर क्लैरिटी भैया। अब देखना, दोबारा से एक डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक बढ़िया स्प्रिंग होती थी। ठीक है, जिसको मैंने एक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ स्ट्रेच किया। यहां पर ऑब्वियस सी बात है एक्स इज इक्वल टू 0 है। बीच में इस तरीके से एक पोजीशन मान लो ये भी आ रही है x1 की। तो मैं आपको ये बोल रही हूं कि आप इतना तो समझ रहे होगे कि चाहे मैं पहले वाले पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करूं तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी? मैकेनिकल एनर्जी मान लो ये जो, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और ये जो स्प्रिंग है मान लो u की स्पीड के साथ जाती है, यहाँ पर उसकी स्पीड v हो गई, यहाँ पर उसकी v वेलोसिटी 0 हो गई। जैसे मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो वो और ऊपर नहीं जा रहा, तभी तो वो मैक्सिमम हाइट है। वैसे ही मैंने अगर मान लो कोई फोर्स लगा के अगर मैं x की स्ट्रेचिंग लेके आ रही हूँ, मतलब x के बाद स्प्रिंग और मूव करके आगे नहीं जा रही है। इन सबसे ये जो स्प्रिंग से है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड m मास ले लो। रुको, वेट, कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रही हूँ। ये देखो, ये इतना है ना, यहाँ पर ऐसे m मास ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड u थी, यहाँ पर उसकी स्पीड v है, यहाँ पर वो रेस्ट पे है ना। तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, मान लो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर डिफाइन करूं मीन पोजीशन के ऊपर, इसको मीन पोजीशन बोला जाता है। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है, जब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आई नहीं जी। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन करूं तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ kx1 का स्क्वायर। और अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे डिफाइन करूं, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हो सकती है वो वाला पॉइंट, या फिर स्प्रिंग जितना कंप्रेस हो सकती है वो वाला पॉइंट, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन है अब उस पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। So what I want to say is mechanical energy of spring block remains conserved throughout the motion as spring force is a conservative force. As spring force is a conservative force. तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी x इज इक्वल टू 0 से x तक जा रही है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रही है, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जा रही है। तो अगर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और वैसे ही मान लो अगर जो ब्लॉक है x से x इज इक्वल टू 0 तक जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स के साथ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। है ना, कि यहां से लेके यहां तक जब तुम जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी।
और जब ये ऐसे जाएगा, तो जब ये ऐसे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, इक्वल। ये तीनों क्या है, इक्वल। ठीक है, ये जरा सा देखिएगा। ये अब ना इसको, अब ये टॉपिक खत्म, अब इसको समझेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। अब थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की हेल्प से लेके आते हैं। लिख लो अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखा है। एक और स्लाइड बच्चों, एक और स्लाइड तुम्हारे लिए। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। साइनर्जी, ई पॉइंट में साइनर्जी बनाएंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में और मोशन अंडर द ग्रेविटी में। ठीक है, अब मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला फिगर तो काफी आसान है। ये बॉल है, ठीक है, बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो एक उसका अपवर्ड मोशन फिर उसका डाउनवर्ड मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक में देखना, स्प्रिंग ब्लॉक में देखना, यहां पर स्प्रिंग थी ऐसे, ठीक है, मान लो वो स्ट्रेच होके ऐसे चली गई और फिर बाद में दोबारा से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गई, जैसे दोबारा से बॉडी हमारी ग्राउंड पे आ गई थी। अब तुम यहां पर देखो, ग्रेविटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है, चाहे मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं ग्रेविटी नीचे लग रही है, चाहे मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूं ग्रेविटी नीचे लग रही है। स्प्रिंग फोर्स में भी सेम चीज है कि चाहे जब तुम इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हो या फिर जब वो इस तरीके से वापस आ रही है, भैया स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ये देखो, जो स्प्रिंग फोर्स है हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपवर्ड मोशन में देखो, जैसे अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुई, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी आ गया नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कम हो जाती है। जितनी कम हो जाती है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं बोला है कि वैसे ही when the string is being stretched, वैसे ही जब आप स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, आप खुद देख पा रहे होगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है।
देखो, अब देखो जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा से ग्राउंड पे आती है तो बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आ गया पॉजिटिव, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कम होती जाएगी। तो सेम चीज ही तो यहाँ पर है, सेम चीज ही तो यहाँ पर है कि मान लो अब जब ये बॉडी वापस आ रही है, ठीक है, जब बच्चों ये बॉडी वापस आ रही है इस तरीके से, जब बॉडी हमारी वापस आ रही है इस तरीके से तो वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, स्प्रिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फिर पॉजिटिव हो गया, तो अब की बार बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो जाएगी। जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, वैसे ही h इज इक्वल टू 0 पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। एनर्जी दिखी? हाँ जी, अब क्वेश्चंस की हेल्प से समझना। लिख लो। दीवाना समझे ना। ठीक है, ये अब ना, अब यहाँ पर ना हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस की हेल्प से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से शुरू करूं कि भैया मेरे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग थी, ठीक है, ये डुप्लीकेट कर देती हूँ मैं। हम्म,
तो मान लो ये मेरे पास स्प्रिंग थी, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी मान लो 14 न्यूटन पर मीटर। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूँ कि मान लो अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ 270 न्यूटन का, तो बताओ यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आता है। तो आराम से निकाल सकते हो F इज इक्वल टू के एक्स। ये देखो आराम से निकाल सकते हो F इज इक्वल टू के एक्स, कि भाई 270 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्प्रिंग कांस्टेंट 14 है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 270 बाय 14 मीटर। या फिर मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं कि भैया ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, देखते जाना, ठीक है। अब यहां से क्लैरिटी आएगी। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर, और मैंने इसको खींच लिया 40 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स से। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, कि जब वो पूरा का पूरा स्ट्रेच हो चुकी है, जितना 40 न्यूटन स्ट्रेच कर सकता है, तो जब वो उतना स्ट्रेच हो चुकी है तब जरा सा बताओ कि ये जो बॉडी है इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये भी निकाल सकते हो। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे बस यही तो निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगी अगर मैं इस स्प्रिंग को 40 न्यूटन के साथ खींचती हूँ। तो वो F इज इक्वल टू के एक्स से निकाल सकते हो कि बॉडी के ऊपर मैंने लगाया 40 न्यूटन, स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर मीटर, तो बॉडी मैक्सिमम जिस डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच होगी वो मेरे पास आ गया 20 मीटर। देख लो खुद, वो मेरे पास कितना आ गया, वो मेरे पास आ गया यहाँ पर 20 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ गया मेरे पास हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर, जो मेरे पास कितना आ गया 400 जूल, जो मेरे पास कितना आ गया 400 जूल। इजी। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना। तो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ना एक गाड़ी थी, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक गाड़ी थी, इस गाड़ी का मास था 2 kg, और ये गाड़ी आई 10 मीटर पर सेकेंड से और एक स्प्रिंग के साथ टकरा गई जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 4 न्यूटन पर मीटर। तो अभी क्या करती है, ये पूरा स्प्रिंग के साथ टकराती है और स्प्रिंग को कंप्लीटली स्ट्रेच करने के बाद रेस्ट पे आ जाती है। द कार compresses the spring and comes to rest। तो फिर जरा सा मुझे ये बताइए कि कितना कंप्रेशन इस स्प्रिंग के अंदर आया है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार तुम करो, देखते हैं तुमसे होगा कि नहीं। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, बताना एक बार, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। हाँ जी, स्प्रिंग के अंदर कितनी कंप्रेशन आएगी, तो तुम यहाँ पर ये देखो ना, गाड़ी स्प्रिंग से टकराई, स्प्रिंग को पूरा का पूरा कंप्रेस कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि बॉडी की यहाँ पर इस कार की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि तुम देखो इनिशियली स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं थी, गाड़ी आई काइनेटिक एनर्जी लेके, अब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करके रेस्ट पे आ जाती है, तो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई?
इसका मतलब सारी की सारी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारे पास आ गया 100 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 50, बोले तो 5 अंडर रूट 2 मीटर। क्वेश्चंस की हेल्प से समझिए। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ 50 कि बॉडी की हमारी ये जो गाड़ी थी उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, और स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई। सो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी गाड़ी की, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 3 न्यूटन पर मीटर की मेरे पास एक स्प्रिंग थी। ठीक है, 3 न्यूटन पर मीटर की मेरे पास एक स्प्रिंग थी। अब मैं तुम लोगों से यहां पर ये पूछ रही हूं, व्हाट वर्क मस्ट बी डन, व्हाट वर्क मस्ट बी डन to stretch the spring, to stretch the spring by 10 मीटर। 10 मीटर से अगर मान लो मैं इसको स्ट्रेच करना चाहूं, इस तरीके से अगर 10 मीटर से मैं इसको स्ट्रेच करना चाहूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूं। मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बढ़ाया है, क्योंकि खुद से पोटेंशियल एनर्जी कभी इंक्रीज होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। अब देख लो तुम पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर देख लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 150 जूल। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 150 जूल से बढ़ा रही हूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 150 जूल का। अब ये तुम्हारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट। दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज कि अगर मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर मान लो तुम्हें इसको x के डिस्टेंस से स्ट्रेच करने के लिए जो काम करना पड़ा अगर उसकी वैल्यू w है, तो फिर बताओ अगर तुम इसको 2x से स्ट्रेच करते x की जगह तो फिर तुम्हें कितना काम करना पड़ता। तो कभी भी अगर कंपैरिजन के क्वेश्चन आए कि भाई एक चीज दे दी, ठीक है, कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो तुम लोग यहाँ पर बिकॉज तुम लोगों को एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू w की टर्म्स में लिखनी है, तो कंपेयर करना है ना। तो कंपेयर करने के लिए पहले डिफाइन कर लो। तो यहाँ पर w आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, कि मैं मीन पोजीशन से इसको x के डिस्प्लेसमेंट पे लेके गई। यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन आ गया हाफ के 2x का स्क्वायर। तो तुम खुद देख लो, ये 4 टाइम्स हो गया, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ w। देखो कि अगर मीन पोजीशन से यहां तक लाने में w का काम लग रहा है, तो मीन पोजीशन से डबल डिस्प्लेसमेंट पे लाने के लिए 4 गुना टाइम लगेगा। और ये तुम प्रोपोर्शनैलिटी से भी कर सकते थे कि वर्क डन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। कितना मैंने काम किया है विल बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया है ना। पोटेंशियल एनर्जी में बिगेस्ट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे है नहीं दोनों सिनेरियोज में, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो अगर मैं बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट लेके आती हूँ, इसका मतलब बाद में मुझे
4 गुना काम करना पड़ेगा। अनदर ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें बोला हुआ है कि जो स्प्रिंग उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे थी उसको हमने x के डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच किया। ध्यान देना, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि जब स्प्रिंग उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे थी तो उसके अंदर x की स्ट्रेचिंग लाने के लिए मुझे जो एक्सटर्नल काम करना पड़ा दैट इज w। So now the question is, what work should be done? What work must be done to further stretch the spring? To further stretch the spring by 2x. करो सॉल्व। 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, सॉल्व करो। हाँ जी, देखते हैं जरा सा। इतना कुछ मुश्किल सवाल ये था नहीं। तो तुम्हें बोला हुआ है कि यहां से लेके यहां तक लाने में x इज इक्वल टू 0 से x तक लाने में तुम्हें काम करना पड़ा w का। तो काम क्या होता है, तुमने जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया तो बाद में मैंने पोटेंशियल एनर्जी इतना कर दिया, पहले पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इतना था। तो जो मुझे यहाँ पर काम करना पड़ा वो मेरे पास आ गया हाफ के एक्स का स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब मैं यहां से लेके यहां तक लेके आ रही हूं तो फिर बाद में जो मुझे काम करना पड़ेगा इट विल बी इक्वल टू मैं कितने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करवा रही हूं। तो देखो ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 3x स्क्वायर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x का स्क्वायर है। ये देखो तुम बस, ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया 8 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 8 टाइम्स ऑफ w। तुम ये देखो ना कहां पर बैठे हुए हैं, ये तो x इज इक्वल टू 0 पे था, ये x पे था, ये 3x पे है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 9 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो यहां से लेके यहां तक आने में अगर w कम लग रहा है तो यहां से लेके यहां तक जाने में 8 टाइम्स ऑफ w कम लगेगा ना, है ना। हर क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की वैरायटी से तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने तुम्हें बोला कि भैया मेरे पास जो एक स्प्रिंग है ना वो ऑलरेडी 2 मीटर से स्ट्रेच्ड थी। अब मान लो अगर मैं उसको 6 मीटर से स्ट्रेच कर दूं, रिपीटेशन,
अगर मान लो मैं उसको 2 मीटर से 6 मीटर तक स्ट्रेच कर दूं, तो ये खुद से तो होगा नहीं, कुछ तो एक्सटर्नली काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है कि तुम्हें कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा ताकि ये हो जाए। तो हमें क्यों एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज कभी भी खुद से नहीं होगी। खुद से कभी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, खुद से कभी भी बॉल ग्राउंड को छोड़ के नहीं जाते, खुद से ना तो कभी स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना स्ट्रेच होगी। तो अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पर जो स्प्रिंग है स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नली काम किया है। तो हमने उतना ही काम किया है जितने हम लोगों ने तबाही मचाई है, हम लोगों ने उतना ही काम किया है जितना हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर, विच इज हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये मेरे पास आ गया हाफ के की वैल्यू मान लो मैंने तुम्हें के की वैल्यू दे दी 4 न्यूटन पर मीटर, देनी थी तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया। तो के की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और ये मेरे पास आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। So this becomes 2 times of 36 minus 4, 2 times of 32, which gives me 64 joule as the answer. Yes, 16K. K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तुम्हारा आंसर आ गया 64। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। ये हम लोगों ने आज की क्लास में करे हैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, और क्वेश्चंस करवाऊंगी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर थोड़े से नेक्स्ट क्लास में, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कल की क्लास में ही शुरू करेंगे। तो होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई हो। ठीक है, अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। इस हफ्ते हम लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, स्क्रू गॉज को कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा टाइम है नहीं, इससे ज्यादा हमारे पास और काम है नहीं। ठीक है जी, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। पीडीएफ अभी शेयर करती हूँ, 2 डीपीपी शेयर करूंगी। दूसरी डीपीपी होगी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हटा देना। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय।